हम दिलाकरा की ही बात कर रहे थे। दिलाकरा का जो चित्र है डेथ ऑफ साउदर्न प्लेसेस, ये बायरन पर आधारित हम इसको मान सकते हैं। फ्रांस असंतोष के माहौल में था और लिबर्टी लीडिंग द पीपल जैसे चित्रों को चित्रित किया जा रहा था, जो 1830 में जो ग्रीस ने अपनी स्वतंत्रता वापस हासिल कर ली थी और उसके बाद जो परिस्थितियां हुई उसके आधार पर यह चित्र चित्रित किया गया है, जो कि ग्रीक वॉर और इंडिपेंडेंट जो सब्जेक्ट है उससे संबंधित है। 1829 में राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में लिबर्टी लीडिंग द पीपल जैसे जो पेंटिंग है वो बन रही थी। इस पेंटिंग में दिखा है कि एक राजा ने अपने ही लोगों को मारने का हुक्म दिया है। पेंटिंग बायरन की जो पोएम है उसके आधार पर चित्रित की गई है। पूरा एटमॉस्फेयर काल्पनिक देखा जाता है। इसमें नए नए डिफरेंट कलर इसमें देखने को मिलेंगे और रूबेंस लाइक फॉर्म्स इसमें आपको दिलाकरा ने जो यूज किए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, पर उसमें भी पिरामिड ब्रेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। राजा जो है वो ऑफ सेंटर चित्रित किया गया है। रेड कलर का एक्सप्रेसिव टच इसमें देखने को मिलेगा, साथ ही डिम लाइट सॉफ्ट फिगर आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये चित्र बड़ा सुंदर है। वहीं 1830 में चित्रित उसे लिबर्टी लीडिंग द पीपल नामक चित्र है, जो फ्रांस की जनता जमीन पर उतरी तथा स्वतंत्रता के लिए लीडिंग फिगर को स्वतंत्रता का सूचक बनाया। और इस चित्र में यथार्थ और कल्पना दोनों का सम्मिश्रण करके एक रोमांसवादी घटनाक्रम को प्रस्तुत किया है। इसमें हम देख सकते हैं कि राजनीतिक परिवर्तन की दृढ़ता भी है। रोज की घटनाओं के असर का प्रभावकारी जो चित्र है ये इसमें हम देखते हैं। पिरामिड को एडिशन करने टेक्निक कॉम्पोजिशन में तो बदलाव देखने को मिलता ही है, पर मूल में हम जो है पिरामिड देखते हैं। जो पिरामिड से इस चित्र में बहुत जीवंतता आ जाती है, पर अतिरंजित कल्पना के साथ साथ इन्होंने इसको चित्रित किया है। कर्विज्यो लाइट इसमें हमको देखने को मिलेगी। यदि हम सिंपली जो चित्र बनाए तो वह वर्क ऑफ आर्ट नहीं है। चित्र में जीवंतता जो है, जीवंतता का भाव है वो होना चाहिए, तो वो इस चित्र में हमको देखने को मिलेगा। हालांकि इसमें टेक्निकल फ्रीडम भी देखने को मिलेगी। कॉम्पोजिशन बहुत फ्री है। डेमोक्रेसी का आगाज के रूप में ये चित्र हमको देखने को प्राप्त होता है। ऐसा ही उनका एक और चित्र है अरब अटैक बाय लायन। यह भी चित्र बहुत उस समय का जो स्थिति है उसके आधार पर बनाया गया है, जो कि अरेबिक विषय है। 1826 में इनके टेम्परामेंट को प्रस्तुत किया, जिसमें एक व्यक्ति ने गणतंत्र के खिलाफ जाने का दुस्साहस किया। और अफ्रीकन विषय आधारित जो चित्र है उसमें हम देख सकते हैं कि द जूइश वेडिंग नामक जो चित्र है, चित्र में सभी आकार कुछ ना कुछ कह रहे हैं और ऊपर से भी फिगर झांक रहे हैं, इस तरह का ये चित्र है। दूसरा है वुमन ऑफ अल्जीरियस। ऐसे जो चित्र हैं इसमें ये चित्र हरम का सीन है, वहाँ की जिंदगी और अमीरी के बारे में यहाँ पे चित्रित किया गया है, और साथ ही उसमें उनका रहन सहन भी बताया गया है। इनके जो चित्र हैं उसमें व्हाइट कलर के साथ में हम रेड प्लस ग्रीन का जो कंट्रास्ट है वो हम देख सकते हैं। इन्होंने हंटिंग सीन भी बनाए हैं। जू में जाकर इन्होंने इन चीजों की स्टडी करी थी,
जैसे हिप्पोपोटामस हंट्स, जो कि रूबेंस के जो पशु चित्रण है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। साथ ही इन्होंने ऐतिहासिक जो चित्र हैं उनको भी भव्यता के साथ में चित्रित किया है। स्काई की ड्रामेटिक जो फीलिंग है वो इनके चित्रों में देखने को मिलती है। रेम्ब्रा का टच देखते हैं इनके सेल्फ पोर्ट्रेट के अंदर, और लास्ट जो उनके जिंदगी के डेज थे उनमें उन्होंने जो है हॉर्सेस को लेकर बहुत बोल्ड कवर, जो थिक कलर डिटेल्स के साथ में इन्होंने काम किया है, और डिटेल्स भी इस तरह से जो कि उनके पहले के जो डिटेल्स थी उससे थोड़ी कम है, उस तरह का इन्होंने काम किया है। और वातावरणीय जो प्रभाव है वो उनके चित्र में देखने को हमको प्राप्त होता है। इन्होंने कई महत्वपूर्ण म्यूरल्स भी बनाए हैं। कुछ हम देखते हैं कि इनके इवेंट्स में, जैसे पेरिस की कुछ मेजर जो पब्लिक थी वहां पे रहकर इन्होंने काम भी किया था। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स की बात करें, वैरायटी ऑफ मीडियम्स की बात करें, सौंदर्य की बात करें, तो इनके चित्रों में ये सब कुछ देखने को मिलता है। इनके चित्रों में सौंदर्य अनुभूति, इंद्रिय अनुभूति की विकसित अवस्था हमको देखने को मिलती है, किंतु ये एक इंद्रियभूत जो स्थिति है वो जैसे जैवीय यानी सामान्य से कुछ ऊपर उठने की बात करती है। पेंटिंग की हर स्टेज को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है। हम आधुनिक चित्रकला की बात करते हैं तो आधुनिक चित्रकला में जो विशुद्ध रंग और विशुद्ध स्वाभाविक रंगांकन जो है वो हम देखते हैं कि उसका प्रयोग बहुत हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि उसका उद्गम जो स्थान है वो देलाक्रा की कला ही है। देलाक्रा के कला के साथ में ही ये जो इन्होंने बाह्य रेखा पर बल देकर आकार को स्पष्ट या आदर्श रूप देने का विरोध किया था, और यहीं से धीरे धीरे आधुनिक जो चित्रकला है उसमें जो आने वाले कलाकार थे उन्होंने उस चीज का अनुसरण किया। देलाक्रा के सामने समस्या ये थी कि जो हर एक प्रतिभावान जो कलाकार हैं उनके सामने जो होती है वो ही समस्या इनके सेम थी कि भावनाओं को सुदृढ़ और सामर्थ्यवान बनाकर साकार करना, यानी उच्छृंखल भावना पर स्थिर आकार का सुयोग्य समन्वय। अतः वह जिस प्रकार के नियमों का कठोर पालन करके चित्रण करने की निंदा करते थे, उसी प्रकार वे केवल भावनोद्रेक के साथ में बेढंगा सृजन भी करने का विरोध करते थे। वे कहते थे कि चित्रांकन गतिपूर्ण व उत्स्फूर्त होना चाहिए, जिससे भावनाओं से चित्र सचेत हो जाए, किंतु उसके पीछे जब तक निश्चित दृष्टिकोण व अभ्यास की सामर्थ्य नहीं है तब तक उनका प्रभावी व स्थायी रूप असंभव है। देलाक्रा ने अपने रंग संबंधी सिद्धांतों के विकास के लिए रंग बिरंगे कल्पना रम्य पौर्वात्य वातावरण को अपने चित्रों का विषय भी माना था। अपने विचारों को उन्होंने मौरिको के जो वृत्तपत्र शीर्षक जैसे से ग्रंथबद्ध किया था। इस ग्रंथ में बीच बीच में रेखाओं व जल रंगों में बनाए गए अभ्यास चित्र भी हमको देखने को प्राप्त होते हैं। हम देखते हैं कि देलाक्रा के जो रंगांकन में स्फोटकता प्राप्त होती है, वस्तु की निजी रंग के साथ अन्य रंगों को समाविष्ट करके उसमें चमक आ जाती है। वस्तु के छाया वाले हिस्सों में हरा, जामुनी, नीला आदि रंग चमकते व बाह्य रेखा के बाहर फैले हुए रंगों से वस्तु अधिक प्रकाशमान दिखाई देती है। देलाक्रा ने आधुनिक चित्रकारों के सम्मुख इस महत्वपूर्ण विचार को स्पष्ट किया कि चित्रकला की आत्मा रंग है, अतः रंगों के गुणधर्मों का सही व पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके रंगांकन द्वारा ही वस्तु को ठोस रूप प्रदान किया जाना चाहिए। रंगीन जो चित्र है, रंगीन चित्र रंगों से साकार होता है,
बाह्य रेखा से नहीं होता। बाद में हम देखते हैं कि प्रभाववादी चित्रकारों ने बाह्य रेखा को चित्रकला से हटा दिया